वेलकम। आईडी के कोचिंग कैंपस में आपका स्वागत है। नाम हमारा राधा कृष्ण है। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो सीरीज चल रही है सर्वोच्च न्यायालय की, उसमें हम लोग तीसरी सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि न्यायाधीशों की जो सर्वोच्च न्यायालय में है उनको शपथ कौन दिलाता है, उनका वेतन एवं भत्ता कहाँ से कैसे निर्धारित होता है, कितना होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि उन्हें हटाया कैसे जा सकता है। प्रारूप इसका कैसा होगा, इसको मैंने पिछले जो शुरुआत किया था मैंने सर्वोच्च न्यायालय, उस क्लास में मैंने सब कुछ बता दिया था कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं आपको ये तीन चीज़ें बेसिकली पढ़ाऊँगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शपथ की बात करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे वो अन्य न्यायाधीश हो, न्यायाधीशों को शपथ लेने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 124 ब्रैकेट में 6 में प्रावधान दिया हुआ है कि वो शपथ किसके सम्मुख लेंगे, कौन उन्हें शपथ दिलाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर है कि राष्ट्रपति या तो स्वयं दिलाएगा या राष्ट्रपति किसी को नामित कर दे, वो उसको शपथ दिला सकता है। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में उठते हैं। पहला ये उठता है कि ये जो शपथ का प्रारूप है वो किस अनुसूची में दिया हुआ है, और दूसरा सवाल ये उठता है कि इसका शपथ का प्रारूप कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के शपथ का प्रारूप किसके शपथ के प्रारूप से मिलता है हूबहू। तो ध्यान देंगे, तीसरी अनुसूची जो है हमारे संविधान में, जो तीसरी अनुसूची है, अनुसूची आप समझ पा रहे हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना लिखा हुआ है और सबसे अंत में अनुसूचियाँ लिखी हुई हैं, शेड्यूल लिखा हुआ है। इसी दोनों के बीच में जैसे कोई किताब लिखा जाता है तो किताब में सबसे पहले प्रस्तावना लिखा होता है, अंत में निष्कर्ष लिखा रहता है, बीच में सारे अध्याय पाठ सब कुछ लिखा रहता है ना। तो वैसे यहाँ भी है। संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना है, सबसे अंत में अनुसूची है, बीच में कई भाग हैं, भागों में अध्याय है, अध्यायों में अनुच्छेद है, अनुच्छेदों में खंड है, खंडों में उपखंड है। तो ये यहाँ पर जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ का प्रारूप लिखा गया है। और जो CAG होता है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसे हम लोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक और हमारे न्यायाधीशों का जो प्रारूप है शपथ ग्रहण का, दोनों सेम टू सेम है। क्लियर। अब देखिए, शपथ ले लेंगे तो कुछ काम करेंगे। काम अभी मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बड़ा सा टॉपिक है। पूरा सर्वोच्च न्यायालय का पूरा क्षेत्राधिकार कार्य पढ़ाऊंगा, तो वो पूरा एक टॉपिक चलेगा पूरा, वो करीब 25 से 30 मिनट का क्लास है। तो शपथ हो गया, कार्य करेगा तो उसे वेतन भत्ता मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, वेतन के लिए संविधान के अनुच्छेद 125(1) और भत्ते के लिए 125(2) में वर्णित किया गया है। मूल रूप से संविधान में यह लिखा गया था कि जजों को संविधान की अनुसूची 2 में लिखे गए वेतन, जजों को संविधान की अनुसूची के संविधान में अनुसूची, संविधान में दूसरी अनुसूची में लिखा गया जो प्रारूप है, जो वेतन निर्धारित किया गया है, उसी के आधार पर इनको वेतन दिया जाएगा, तब तक जब तक कि संसद उस वेतन में परिवर्तन ना करे। ध्यान देंगे, यहाँ पर इनका जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है और फलस्वरूप यह मतदान के योग्य नहीं होता है।
अब ये क्या है, इसका मतलब समझिएगा। देखिए, एक होता है पब्लिक अकाउंट, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और एक होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो पब्लिक अकाउंट से खर्चा करने के लिए इस पर वोटिंग होती है, लेकिन कंटिंजेंसी फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च करने के लिए वोटिंग नहीं होती है। पहले से तय होता है कि इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना खर्चा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया नहीं होती है सामान्य तौर पर। और ये जो कंटिंजेंसी फंड होता है, ये तो राष्ट्रपति के अंडर में होता है, यहीं से पैसा निकाल करके इसमें डाला जाता है। ठीक, तो संचित निधि से इनको वेतन एवं भत्ता दिया जाता है। इनका वेतन और भत्ता में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब समझिए कि इनका वेतन जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट था पहली बार संविधान लागू होने के समय, उसके बाद से इसमें कमी नहीं की जा सकती है। जब भी होगा तो संसद इनका वेतन बढ़ा सकती है, लेकिन घटा नहीं सकती है। घटाने के लिए केवल एक शर्त है, वो ये कि देश के अंदर अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लागू हो जाए। फिनेंशियल इमरजेंसी अगर लागू हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में आपातकाल के दौरान इनके वेतन को कम किया जा सकता है, अन्यथा इनका वेतन कभी कम नहीं किया जा सकता। संसद के पास यह अधिकार होगा कि समय समय पर ये इनका वेतन बढ़ाते रहेंगे। क्लियर है? तो आपका होमवर्क ये है, आप बताओ हमें जो है कि वर्तमान में, कमेंट करके बताओ हमें कि वर्तमान में इनका वेतन कितना संसद ने निर्धारित किया हुआ है। जो इनके अंतिम माह का वेतन होता है उसका 50% इनको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है जब ये रिटायर हो जाते हैं 65 साल के बाद। क्लियर? इनकी रिटायरमेंट जो उम्र है वो 65 ईयर है। तो ये हो गया वेतन एवं भत्ता। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, आपने योग्यता पहले ही पढ़ लिया है, नियुक्ति पढ़ लिया, शपथ पढ़ लिया, वेतन पढ़ लिया। ठीक है, कार्य बाकी है क्योंकि उसका एक पूरा चैप्टर है, अलग से उसको पढ़ाएंगे। लेकिन देखिए, जब कोई न्यायाधीश गलत काम करना शुरू करेगा या वो असमर्थ हो जाएगा कार्य करने में, तो उसको उसके पद से हटाया जाएगा। उसको उसके पद से हटाने को, ध्यान देंगे, महाभियोग जैसी प्रक्रिया कही जाती है। लोग महाभियोग बोलते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए हमारे संविधान में महाभियोग के द्वारा हटाया जाना केवल और केवल राष्ट्रपति के ऊपर है, लागू है। यानी कि अगर महाभियोग से हटाने की बात आएगी तो केवल और केवल राष्ट्रपति है। जजों को, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को जो हटाने की प्रक्रिया है उसे हम लोग महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं, इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, हटाया तभी जाएगा किसी को जब वो कोई गलती करे। ठीक, तो यहां पर गलती को कदाचार कहा गया। एक होता है सदाचार, एक होता है कदाचार। कदाचार मतलब भ्रष्ट हो, कुछ ऐसी चीजों में लिप्त हो, ठीक है, जो गलत निर्णय दे रहा हो जानबूझ करके। ठीक, तो वो कदाचार हो गया। बोलता है अगर कोई जज या तो कदाचारी हो या कार्य करने में असमर्थ हो गया हो तभी उसे हटाया जा सकता है, अन्यथा तीसरा कोई आधार नहीं है इसको हटाने का। केवल दो आधार हैं, पहला कदाचार, दूसरा असमर्थता। अच्छा, जब इसको हटाया जाएगा तो सबसे पहले सूचना दी जाएगी। क्लियर है? सूचना किसको दी जाएगी और कौन देगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। ठीक, तो ध्यान देंगे यहां पर हमारे देश में विधायिका
जो देश की सर्वोच्च सभा है कानून बनाने की, वो दो है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य सूचना देंगे लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति को। समझ आ रहा है बात? ऐसे समझिए, ये अगर लोकसभा है और ये अगर राज्यसभा है तो इन दोनों का एक अध्यक्ष होगा, ठीक। इसी अध्यक्ष को पहले सूचित किया जाएगा कि ये, इसी अध्यक्ष को सूचित किया जाएगा कि फलाना जज कदाचारी है या काम करने में असमर्थ हो गया है। सूचित कौन करेगा? सूचित उसी के सदस्य करेंगे, या तो लोकसभा के सदस्य करेंगे या राज्यसभा के सदस्य करेंगे। ध्यान देंगे, सूचित करते समय यहां सवाल उठता है कि क्या कोई एक अकेला सांसद सूचित करेगा या कुछ लोग मिलकर के सूचित करेंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोलता है कि सूचना तब तक मानी ही नहीं जाएगी जब तक कि लोकसभा के अगर दे रहे हैं तो 100 लोग हों और राज्यसभा के हों तो 50 लोग हों। यानी कि अगर लोकसभा में सूचना देनी है कि ये कदाचारी है या कार्य करने में असमर्थ है, तो कम से कम 100 सांसदों को मिलकर के सूचना देना पड़ेगा। और अगर राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को सूचना देनी है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों को मिलकर के सूचना देना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए, सूचना दे दिया गया। सूचना दिया जाएगा तो या तो लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाएगा, नहीं तो राज्यसभा के अध्यक्ष जिसे सभापति कहते हैं उसको दिया जाएगा। अब देखिए, जब सूचना दे दिया जाएगा तब उसके बाद एक समिति बनेगी, जांच समिति बनेगी। वो समिति बनाएगा कौन? समिति बनाने का काम करेगा यही अध्यक्ष। जहां सूचित किया गया है उसी का अध्यक्ष। लोकसभा में सूचित किया गया है तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में सूचित किया गया है तो राज्यसभा का अध्यक्ष। वो एक समिति बनाएगा कि जांच की जाए पहले कि क्या वो व्यक्ति कदाचारी है या नहीं है। जो समिति होगी उसमें 3 लोग होंगे। कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य जज होगा, नहीं तो जिस भी जज को लगे अध्यक्ष को कि ये सुटेबल है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से एक जज होगा, या और एक साथ एक ये हो गया, दूसरा हाई कोर्ट से एक जज होगा। किसी हाई कोर्ट से कोई एक मुख्य जज या कोई एक अन्य जज होगा। 2 हो गए। तीसरा बोलता है एमिनेंट ज्यूरिस्ट, विधिवेत्ता, यानी कि उस जो समिति बना रहा है, समिति बनाने वाले की निगाह में कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, यानी कि विधिवेत्ता हो, ज्ञाता हो विधि का, उसको, इन तीनों को मिला करके एक समिति बनाई जाएगी और ये समिति चेक करेगी कि जिसके खिलाफ सूचना दी गई है कदाचार की, क्या वो कदाचारी है या इनकैपेबल है या नहीं। अगर समिति ने यहां पर क्लीन चिट दे दी तो मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसके आगे बात नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर समिति ने यह कह दिया कि हां कदाचारी है वो, तब मामला आगे बढ़ेगा और वो मामला फिर सदन में उठाया जाएगा। सदन मतलब संसद में। संसद में सबसे पहले वहां उठाया जाएगा जहां सूचना दी गई होगी। ध्यान दीजिए, अगर सूचना लोकसभा में दी गई है तो यहां लोकसभा में पहले लाया जाएगा, लेकिन अगर सूचना राज्यसभा में दिया गया होगा, राज्यसभा से मामला शुरू हुआ होगा, तो यहाँ पर जो प्रस्ताव होगा उसको हटाने का सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा।
यानी कि जहां सूचना दी गई होगी वहीं पर इसे लाया जाएगा। अब यहां पर बोलता है कि जितने सदस्य हैं टोटल, ठीक, टोटल के ऐसे समझिए, देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ लीजिए, ध्यान दीजिए यहां पर अगर सपोज दैट टोटल 300 मेंबर्स मान लेते हैं, ठीक, तो पहले 300 का आधा धन 1, टोटल का आधा धन 1 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 151। ये बहुमत है, टोटल का ये बहुमत है, ठीक। लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी उपस्थित और मतदान करने वाले लोग, देखिए हो सकता है कि 300 लोग हैं लेकिन आए हो जो उस दिन 270 लोग आए हो। क्लियर? अब 270 लोग आए होंगे तो इनका 2/3 निकाल लेंगे, 2/3 निकालेंगे तो 180 आएगा, ठीक, समझ आ गई बात। तो चेक करेंगे ये 151 ज्यादा है या ये 180 ज्यादा है, यानी कि एक बार टोटल का बहुमत निकालेंगे और उसके बाद जितने आए हुए हैं इनका 2/3 निकालेंगे। दोनों में जो ज्यादा होगा उतने लोग आवश्यक होंगे पारित करने के लिए। तो देखिए यहां पर 180 ज्यादा है इसलिए 180 लोग आवश्यक होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस दिन केवल और केवल 180 लोग ही आए थे, ठीक, तो इस 180 का 2/3 निकालेंगे अगर तो 120 होगा। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले आधे से एक ज्यादा निकाला बहुमत, एक बहुमत ये हो गया। फिर उसके बाद देखा कि जितने आए हुए हैं उसका 2/3 120 आया। अब दोनों में ज्यादा कौन है, ज्यादा 151 है, तो 151 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी बहुमत साबित करने के लिए, मतलब पारित करने के लिए, ठीक है। तो लोकसभा अथवा राज्यसभा जहां भी उठेगा वहां से विशेष बहुमत से पारित होकर के अगले सदन में जाएगा। यानी अगर शुरुआत लोकसभा से सूचना लोकसभा में दी गई थी तो यहां लोकसभा होगा और यहां बाद में राज्यसभा में आएगा। लेकिन अगर शुरुआत राज्यसभा से हुई थी सूचना देने की तो प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में उठेगा, बाद में फिर लोकसभा में आएगा, यहां आएगा। यहां भी इसी तरीके से अगर पारित हो जाता है तो फिर मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा देगा। इसे ही कहते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अभी तक अच्छा एक बात और समझ लीजिए, इसमें जो एक बात है वो ये बोलता है कि ये पूरा खेल, पूरी प्रक्रिया एक सत्र में होना चाहिए। अगर आप देखें तो हमारे देश में 3 सत्र बैठता है संसदन का, है ना, कम से कम 2 हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 3 हैं वर्तमान में, ठीक। बोलता है कि इन्हीं जैसे अगर मामला उठा तो एक सत्र के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहां से लोकसभा से पारित हो जाए और उसके बाद अगले सत्र में फिर यहां राज्यसभा में आए, तो ऐसा नहीं, मतलब इस सत्र में आकर के राज्यसभा में आए तो ऐसे में बोलता है, ऐसे में वो लैप्स कर जाएगा, वो बिल जो प्रस्ताव होगा वो प्रस्ताव जो है वो लैप्स कर जाएगा, ठीक। लेकिन बोलता है अगर किसी कारणवश लोकसभा भंग हो गई तब ऐसी परिस्थिति में एक सत्र से दूसरे सत्र में भी ये मामला जा सकता है, ठीक है। अब आगे एक बात ध्यान दीजिए, अभी तक किसी को भी जो है इसके आधार पर हटाया नहीं गया है। बस एक जज थे वी रामास्वामी, इनके खिलाफ सूचना दी गई थी, प्रस्ताव भी आया था लोकसभा में, लेकिन लोकसभा में बहुमत ना होने के कारण
वो जो महाभियोग प्रस्ताव था वो खत्म हो गया था। तो ये रहा इसको हटाने का पूरा कार्य। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कार्य अधिकार क्या है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। काम अच्छा लगा हो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।